मिताली जी भी हमारे साथ आ गई हैं, अर्थशास्त्री हैं मिताली निकोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसी हैं आप? Thank you, Sanket. Seeing you after long. सेम हियर, व्हाट अ प्लेजर। मैं मिताली जी आपसे जानना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस बजट? आपको क्या लगा? मुझे ये लगा संकेत कि इस बार अगर हम इसको देखें तो बहुत पॉलिसी कंटिन्यूटी आई है हमारे पास। जो लास्ट टाइम हमने बजट में देखा था, 5 जो कैटेगरीज अनाउंस करी गई थी, 4 कास्ट्स और उसके ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की प्रायोरिटी की गई थी। अन्नदाता और जो हमारी सारी ये कैटेगरीज थी, उन कैटेगरीज को, नारी की कैटेगरी भी, चारों कैटेगरीज को फिर से एक बारी इस बजट में प्रायोरिटाइज किया गया है। और अगर हम स्पेशली ये देखें, इस बार भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पे भी पॉलिसी कंटिन्यूटी आई है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, चाहे वो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हो, चाहे वो हमारे 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क्स का अनाउंसमेंट हो, एमएसएमई सेक्टर को भी प्रायोरिटाइज किया गया है, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर में भी हमने देखा है कि जो क्रेडिट स्कीम्स की सारी कॉम्प्लिकेशन रहती है, उसको फिर से एक बार बजट में रिकग्नाइज किया गया है। और मेरे लिए लेकिन जो सबसे खुश, मतलब जिस न्यूज से मैं सबसे खुश रही हूँ, वो है 3 लाख करोड़ का एलोकेशन फॉर विमेन एम्पावरमेंट। और उसमें मतलब जो सबसे बड़ा एक कंपोनेंट रहेगा, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्रेशेस फॉर विमेन एंड फॉर चाइल्ड केयर। और ये जो क्रेशेस और डे केयर सेंटर्स गवर्नमेंट अनाउंस कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई है। क्या मॉडल होना चाहिए, क्या उसे कैसे करना चाहिए, उसके ऊपर हमने भी अपनी काफ़ी टिप्पणी दी है। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच में ये बहुत ही टॉप पर रहा एजेंडा, और चाइल्ड केयर के ऊपर बहुत डिस्कशन किया गया। तो आई थिंक मेरे लिए ये कुछ इमीडिएट टेकअवेज थे। और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जो आई थिंक उतनी ज्यादा बहुत सारे डिस्कशंस में हाईलाइट नहीं हुई है, वो है ये अनाउंसमेंट कि कुछ 25 क्रॉप यील्ड्स की वैरायटीज नई इंट्रोड्यूस की जाएंगी, 25 नए सीड्स की वैरायटीज, जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स रहेंगे। मतलब इसके ऊपर आज ये अनाउंसमेंट बजट में, ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर इससे पहले हमने उतना फोकस नहीं देखा है। और हम काफी टाइम से चाहते थे कि क्लाइमेट चेंज, एनर्जी ट्रांजिशन, ये सारी थीम्स जो हैं, इनको और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, इनको एक हायर बजट एलोकेशन मिलनी चाहिए। और आज वही हुआ है। आज हमने ये देखा है कि नेट जीरो ट्रांजिशन के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक पूरा पाथवे डिफाइन किया है, उसको प्रायोरिटाइज किया है। और ये जो सीड्स की वैरायटीज अनाउंस हुई हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे जो अन्नदाता है, उसको जितना फायदा होगा, जितना लाभ होगा, वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसका चाहे बजट थोड़ा कम भी हो, लेकिन इस अनाउंसमेंट का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत रहेगा। जी, मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला भी यहाँ पर हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी सौरभ। अगर आप बता सकें, जो सरकार इंटर्नशिप ऑफर कर रही है, जिसमें सरकार 4,000 रुपए तक देने की बात कर रही है कंपनीज को, उसके बारे में अगर कुछ एलैबोरेट कर सकें कि इंटर्नशिप का फायदा किनको मिल सकता है और कितने बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं और कितने रुपए उनको मिलेंगे, उस बारे में अगर बता पाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, आई थिंक इसके लिए तो सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी संस्था निकोर एसोसिएट्स में इतने इंटर्नशिप्स आते हैं, इतने एक कुछ प्रावधान होना चाहिए इस देश में इंटरनेट के सुधार के लिए भी, ताकि मिताली जी की आवाज ऐसे न रुके। जी सॉरी, आपका कनेक्शन बीच में टूट गया था मिताली जी। अब नाउ वी कैन हियर यू। हेलो जी बोलिए। हाँ सॉरी, मिताली जी अभी कनेक्शन वापस आ जाएगा तो फिर उनके पास चलेंगे। कुछ दाम तो बढ़ा दिया भाई इंटरनेट का इस देश में, थोड़ा सुविधा भी सुधार दीजिए, ताकि बढ़ा हुआ दाम दे करके आदमी जो सुविधा चाहता है वो भी पाले। लेकिन देखिए ये, हाँ, एक रिएक्शन ले लेते हैं सौरभ। यहाँ पर ये है शशि थरूर जी का, देखते हैं, एकदम अपनी चेस्ट
अंग्रेजी में वो क्या कह रहे हैं। I'm afraid it's an underwhelming budget. The government has simply not addressed a number of key issues. Manrega wasn't even mentioned. Health and education, no indication of any increase in the share of GDP allocated to these vital subjects. Nothing in the announcements about how to actually do anything about the income inequality in this country. More than 60% of our people have seen their incomes dropping in the last 10 years. What are they doing about that? Very little. I would say there's been very, very little to cheer about, and no wonder even the share markets, I gather, have reacted badly, as have ordinary people, except those in Bihar and Andhra Pradesh, perhaps, where the government, for their own political reasons, has satisfied 2 states. But there are 26 other states in the country whose people have no reason to be happy. ये एक जरूरी बात उन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जो घोषणाएं हुई हैं वो जाहिर सी बात है उन्होंने अपने घटक दलों को खुश रखना चाहा है। अब वो खुश रहेंगे या नहीं ये भी एक बहुत ही अजीब सी स्थिति इसलिए है सौरभ, क्योंकि बिहार की मांग ये नहीं था कि थोड़ा सा हमको बाढ़ राहत के लिए कुछ पैसा या स्पेशल, उनको तो स्पेशल स्टेटस चाहिए और उड़ीसा को भी चाहिए, उड़ीसा का जिक्र किया, बिहार को चाहिए, बिहार का जिक्र कर दिया, लेकिन स्पेशल स्टेटस कैटेगरी में नहीं, वो मना कर दिया। किसी भी प्रदेश को सिवाय जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं है और ये सरकार के लिए एक टाइट रोप वॉक है। पता चला आपने एक को दिया तो आप क्लियरली 20-25 और राज्यों को दुखी कर देंगे। नहीं, ये स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि आप स्पेशल स्टेटस मांगे, चलो वो नहीं मिला तो कम से कम 26,000 करोड़ मिल गए, सड़कें बन जाएंगी, हाईवेज के लिए बन गए, आपको कैपिटल सिटी डेवलप करने के लिए 15,000 करोड़ मिल गए। स्पेशल स्टेटस मांगो तो उतना नहीं मिले, कुछ तो मिले, तो कहीं ना कहीं वो भी एक दबाव बनाने का तरीका है। एक काम करते हैं, मिताली जी के पास जल्दी से चले जाते हैं क्योंकि वो ट्रांजिट में है, कहीं ऐसा ना हो फिर से उनका कनेक्शन कट हो जाए। जी मिताली जी, आप कुछ कह रही थी। थैंक यू संकेत फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब बेसिकली मैं यही एक्सप्लेन कर रही थी कि जो हमारी इंटर्नशिप की स्कीम अनाउंस हुई है ये एक बहुत ही यूजफुल स्कीम है, क्योंकि इसमें 500 रुपए दिए जाएंगे इंटर्न्स को रूरल एरियाज में और 1000 रुपए दिए जाएंगे अर्बन एरियाज में, और 3 महीने के लिए ये सपोर्ट दिया जाएगा यंग स्टूडेंट्स को अगर वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। और इसमें एम्प्लॉयर सपोर्ट का भी एक प्रोविजन है, यहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी अप्लाई कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ मैं एक फर्स्ट टाइम जॉइनी को हायर कर रही हूँ या कर रहा हूँ इंटर्नशिप के लिए या अप्रेंटिसशिप के लिए, और एम्प्लॉयर्स अप टू 3,000 रुपीज का सपोर्ट गवर्नमेंट से मांग सकते हैं। और ये मेरे लिए पर्सनली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं हर महीने करीब 20-25 इंटर्न्स हायर करती हूँ अपनी संस्था में, और मेरे और हमारे जैसे छोटी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि हम फिर और स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं और हम नए इंटर्न्स को ला के उनको थोड़ा सपोर्ट करके उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और जो दूसरी चीज अनाउंस हुई है वो है टॉप 1000 कंपनीज में 500 इंटर्नशिप्स। तो वहां पर ये बोला जा रहा है कि जो टॉप 1000 कंपनीज है उनको भी इंटर्नशिप्स बढ़ाने की जरूरत है। और इसमें एक रिकग्निशन मैं कहती हूँ कि गवर्नमेंट का आ रहा है कि यंग लोगों की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, यूथ एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब नॉट क्वालिफिकेशन, हमें ये पता है कि वो क्वालिफाइड हैं, वो कॉलेजेस में जा रहे हैं, उनका एजुकेशन कंप्लीट हो रहा है, लेकिन उनकी एम्प्लॉयबिलिटी अभी भी लो है, इस चीज का रिकग्निशन है। और उनको ये अपॉर्चुनिटीज देना, इंटर्नशिप्स को प्रायोरिटाइज करना, ये बहुत जरूरी है। और आई थिंक आज ये प्रायोरिटाइज टू सम एक्सटेंट हुआ है। मुझे लगता है कि ये एक स्टार्ट है, अगले साल ये शायद स्केल अप किया जाए अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो। मिताली जी, लेट मी नाउ पुट यू इन अ स्पॉट, और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस बजट में मिस्ड अपॉर्चुनिटी क्या क्या थी? आई थिंक एक तो संकेत, वन थिंग विच आई डिड नॉट सी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आएगा, वॉज मोर फोकस, मतलब ज्यादा फोकस होना चाहिए था वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर पे। मतलब सीवरेज ड्रेनेज की बात करी गई, लेकिन जो हमारी जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन को हमें एक्सटेंड करने की बहुत जरूरत है। बहुत सारे एरियाज आ रहे हैं कंट्री में जो कि वाटर स्ट्रेस में है, ड्राउट प्रोन है, और इन एरियाज में वाटर सप्लाई की एक्सपेंशन की बहुत जरूरत है। अभी हमने दिल्ली में भी देखा कि जब हीट वेव आई
तो तब लोग त्रस्त थे और उनको वाटर सप्लाई का नहीं कुछ साधन मिला और उनका रिलायंस अभी भी एक टैंकर इकोनॉमी पे चल रहा है। तो आई थिंक इस एरिया में जरूर मैं चाहती थी कि थोड़ा सा काम देखा जाए। दूसरा एरिया मैं चाहती थी जिसपे और फोकस हो वो है स्किल ट्रेनिंग। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी की बात करी गई, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स की बात करी गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अभी भी ब्लू कॉलर इकोनॉमी के बारे में उतनी बात नहीं की है और ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है क्योंकि हमें ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा। जैसे कल इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि हर साल 8 मिलियन जॉब्स ऑलमोस्ट हर साल हमें इंडियन इकोनॉमी में जनरेट करनी है। अगर हमें 8 लाख 80 लाख जॉब्स हर साल इंडियन इकोनॉमी में जनरेट करनी है तो उसके लिए हम सिर्फ व्हाइट कॉलर इकोनॉमी में इनको जनरेट नहीं कर सकते। 500 या 1000 इंटर्नशिप्स के साथ वो नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत मिस्ड अपॉर्चुनिटी है कि स्किल इंडिया मिशन को बहुत ही बड़े स्तर पे एक्सपैंड करना, उसमें नई स्किल्स को लाना, उसमें नए एरियाज और सेक्टर्स को लाना। जैसे क्लाइमेट रेजिलियंस एक बहुत बड़ा फोकस रहा पूरे बजट में, एक प्रायोरिटी एरिया रहा, तो उसमें हमें स्किल ट्रेनिंग की भी तो जरूरत है। मतलब नहीं तो हम ये एनर्जी ट्रांजिशन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली इंडस्ट्री कैसे टेक ऑफ करेगी, हमें लोगों की जरूरत है। तो वहां पे मुझे लगता है कि ये जो 2 एरियाज हैं इस पे और अनाउंसमेंट होने चाहिए थे। सौरभ एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं। मिताली जी, जब हम और आप बात कर रहे थे, जैसे आप बोल रहे हैं स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में भी इस बजट में कुछ बहुत खास अनाउंसमेंट्स नहीं हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड का वक्त था और हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चरमरा गया था और हम सबको पता है कि ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, लोग मर गए। तो हेल्थ सेक्टर में तो वो कैंसर की दवाओं को छोड़ करके जिनका टैक्स कम किया गया, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर में कोई मेजर अनाउंसमेंट नहीं नजर आता है, जो कि बहुत जरूरी है। रूरल सेक्टर में ऐसे जितना स्किलिंग जरूरी है उसे बहुत ज्यादा जरूरी है हमारा रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, टीयर 2 सिटीज का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ अगर आप एम्स चले जाएं सुबह दिल्ली में, तो सुबह लोग 3 बजे से लाइन लगा के खड़े होते हैं ताकि वो अपॉइंटमेंट मिल जाए, और अपॉइंटमेंट 6 महीने बाद का मिलता है। तो हेल्थ सेक्टर में कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं हुआ इस बजट में। बिल्कुल सौरभ, आई थिंक लास्ट टाइम अगर हम इंटरिम बजट की बात देखें, प्रॉब्लम ये हो रही है आई थिंक इस बार इस बजट में कि हमें इंटरिम बजट और ये बजट साथ में जोड़ के देखना पड़ रहा है थोड़ा सा। तो अगर हम इंटरिम बजट की बात देखें तो उस टाइम पर थोड़े नए हेल्थ फैसिलिटीज और पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा डिस्कशन हुआ था, लेकिन मैं आपसे कंप्लीटली सहमत हूँ कि अभी भी हेल्थ के ऊपर और स्पेशली पब्लिक हेल्थ, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, मतलब सिर्फ एम्स की अनाउंसमेंट की बात नहीं है, छोटे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स हमारे संविधान में, इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है कि ये होने चाहिए और इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट और होना चाहिए। और लेकिन ये एक्चुअली उस स्तर पर नहीं हो रहा है और लोग भी, अगर आप उनका आजकल का प्रेफरेंस देखें रूरल एरियाज में, हम जब लोगों से बात करते हैं और इनफैक्ट विमेन से बात करते हैं तो वो हमें कहती है कि नहीं, हमें किसी जनरलिस्ट के पास नहीं जाना है, मुझे तो गायनेकोलॉजिस्ट, मतलब ऑफ कोर्स गायनेकोलॉजिस्ट के लिए उनके अपने टर्म्स होते हैं, लेकिन वो यही कहती है कि मैं तो लेडी डॉक्टर के पास ही जाऊंगी, मैं तो औरतों के डॉक्टर के पास ही जाऊंगी। तो एक ये जो फोकस आ गया है कि हाँ एक स्पेशलिस्ट के पास ही जाना और प्राइमरी हेल्थ केयर का एक इग्नोरेंस जो बहुत सालों से, मतलब मैं कहती हूँ डेकेड से चला आ रहा है, वो इस साल भी रिपीटेड है। और सिर्फ हेल्थ ही क्यों, मतलब एजुकेशन के सेक्टर के बारे में भी अगर हम बात करें तो एजुकेशन में भी हम चाहते हैं कि और इन्वेस्टमेंट हो और मतलब हमें लग रहा है कि हमारे एनरोलमेंट रेट्स काफी हाई हैं, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट एनरोलमेंट, ये भी जरूरी है कि हमारे लर्निंग आउटकम्स अच्छे हों और इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। मैं मिताली जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए अक्सर हमने बजट में देखा है जब खर्चों का लेखा जोखा आता है उसमें एक होता है बजट एस्टिमेट और उसके बाद एक होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। बजट एस्टिमेट मतलब हो गया कि अभी आज की परिस्थिति के हिसाब से आपने क्या क्या आवंटन किया है पैसे का, और उसके बाद थ्रू द कोर्स ऑफ द ईयर आप कैसे उसको कहां से बढ़ाना है कहां से घटाना है वो सारी चीजें करते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आप देख रही हैं जहां पर रिवाइज्ड एस्टिमेट में बढ़ोतरी हो सकती है
और कहाँ जो है ये सरकार ट्रेडिशनली कटौती करती है वो बजट बढ़ाने की? संकेत, एक्चुअली अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स जो हमारे टिपिकली हैं, जैसे रोड सेक्टर है और हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर है और हमारा एनर्जी सेक्टर है, इसमें जो बजट एक्सपेंडिचर और रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर है ये काफी सिमिलर आपको मिलेंगे। इसमें आपको ज्यादा चेंज नहीं मिलेगा। जो चीजें बजट में एलोकेट हो जाती हैं वो टिपिकली रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं कि मतलब विद इन अ रेंज ऑफ से 5 to 7% ऊपर नीचे में आपको पाई जाएंगी। लेकिन जो हमारे सोशल सेक्टर्स हैं वहां हम देखते हैं कि कभी कभी काफी चेंज होता है जो एलोकेशन किया गया है और जो स्पेंडिंग की गई है, और उसका रीजन मतलब और उसका रेंज करीब मतलब मैं कहूंगी अराउंड 10-15% ऊपर नीचे का रेंज चलता है। और इनफैक्ट कभी कभी वो मोस्टली नीचे ही चलता है, अंडर यूटिलाइजेशन ही होता है वहां पे बजट का सोशल सेक्टर में। और उसका रीजन ये है कि सोशल सेक्टर में स्पेंडिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज अपॉइंट करनी होती हैं, आपको ज्यादा ऑडिट करने पड़ते हैं, आपको ऑन फील्ड जाके वहां पे ज्यादा काम करना होता है, और स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी ज्यादा डिस्बर्समेंट करनी होती है। सेक्टर स्पेंडिंग जनरली स्टेट्स के थ्रू ही की जाती है। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 सेक्टर्स हैं हमारे, हेल्थ, एजुकेशन और विमेन एम्पावरमेंट वाले सेक्टर्स जो हम ट्रैक करते हैं, उसमें हम नॉर्मली देखते हैं कि रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर्स थोड़े कम रहते हैं कंपेयर टू जो एलोकेशन है। लेकिन मैंने इतने सालों में जब बजट देखा है तो मैंने ज्यादातर यही देखा है कि विद इन 10% रेंज में ही आपका रिवाइज्ड और बीई रहता है। ये कभी कभी होता है, जैसे कोविड के टाइम पे हमने ये देखा था कि जब कोविड से पहले वाला बजट आया था 1 फरवरी को, और फिर 20 मार्च को जब आपका कोविड सिचुएशन हो गई, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो वाला बजट बिल्कुल ही चेंज हो गया। लेकिन ये टिपिकल ईयर में हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं। मिताली जी, जल्दी से आप अपने गंतव्य स्थल पहुंचे। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होप टू सी यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। यस, थैंक यू।